वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल और गुप्त काल। तो पहला वंश है सुंग वंश और ये पिक है जो पुष्यमित्र सुंग की है। तो पुष्यमित्र सुंग द्वारा स्थापित मौर्य के अंतिम राजा बृहदत्त के ब्राह्मण सेना प्रमुख थे और मौर्य वंश का उत्तराधिकारी भी बना था ये। तो सुंग वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया? पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। सिंहासन की स्थापना 185 या 186 ईसा पूर्व में हुई थी। राजधानी सुंग वंश की पाटलिपुत्र थी। उसने विदर्भ पर भी विजय प्राप्त की थी। संस्कृत भाषा को सुंग वंश ने है जो प्राथमिकता दी थी। यूनानी सम्राट देमेत्रियुस ने उसके शासनकाल में आक्रमण किया था। पतंजलि महान व्याकरणविद पुष्यमित्र सुंग के समकालीन थे। उन्होंने महाभाष्य और योग सूत्र लिखा, योग के अग्रणी थे। तो महाभाष्य और योग सूत्र किसका है? तो ये पतंजलि का है। पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि है जो पुष्यमित्र सुंग के समकालीन थे। और पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था अग्निमित्र। कालिदास ने उन पर नाटक मालविका अग्निमित्रम लिखा था। तो जो अग्निमित्र था वो किसका पुत्र था? वो पुत्र था पुष्यमित्र सुंग का। और इस पर है कालिदास जी का एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम, इन्होंने ही लिखा है। भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस एक राजदूत के रूप में आया था। उन्होंने विदिशा में एक अखंड गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। पुष्यभूति थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। देवभूति है जो अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके गवर्नर वासुदेव ने की। वासुदेव ने हत्या कर दी सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की। उसके बाद में है वासुदेव ने कण्व राजवंश था, उसका संस्थापक वासुदेव था। इसने हत्या किसकी की? तो सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की थी। कण्व वंश के प्रमुख शासक हैं वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मन। नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अंतिम शासक है कौन था? तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मन। सातवाहन राजा सिमुक द्वारा मारा गया था। तो अंतिम शासक कण्व वंश का हो जाएगा सुशर्मन। और ये है जो सातवाहन के जो राजा थे सिमुक, उनके द्वारा इसको मारा गया था। इसके बाद सातवाहन की स्थापना हुई। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सतकर्णी प्रथम है जो 70 से 60 ईसा पूर्व तक रहे। राजधानी है जो अमरावती थी। वह सातवाहनों का तीसरा राजा था। सातवाहनों का तीसरा राजा कौन था? सतकर्णी प्रथम था। पहला कौन था? तो पहला जिसने स्थापना की सिमुक था। तीसरा सतकर्णी प्रथम था। वह सैन्य विजय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले पहले सातवाहन राजा थे। गोदावरी घाटी पर अधिकार करने के बाद उन्होंने दक्षिणापद की उपाधि धारण की थी। तो दक्षिणापद की उपाधि किसकी है? तो सतकर्णी प्रथम की है। कला के अमरावती स्कूल आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सातवाहन के संरक्षण में विकसित हुआ। उन्होंने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त गांव देना स्टार्ट किया था। किसने? तो ये थे सतकर्णी प्रथम। फिर सातवाहन ने चांदी, सीसा और तांबे से बने सिक्के जारी किए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का पहला शासक था जिसने चित्र सिक्का जारी किया था। ऐसा कौन सा शासक जिसने चित्र सिक्का जारी किया? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सातवाहन वंश का पहला ऐसा शासक बना जिसने चित्र सिक्का जारी किया था। इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है CGL में भी, MTS में, NTPC में। सातवाहन वंश के गौतमीपुर सतकर्णी ये था। उसका कब तक का टाइम रहा? तो उसका 106 से लेकर 130 ईस्वी माना जाता है, या फिर 86 से 110 ईस्वी माना जाता है। उन्होंने सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। किसे? तो गौतमीपुर सतकर्णी को। इन्हें जो राजराजा और महाराजा की उपाधि भी दी गई थी, गौतमीपुर सतकर्णी को दी गई थी ये राजराजा और महाराजा की उपाधियाँ। नासिक शिलालेख में है शकों, पहलवों और यूनानियों के विध्वंसक के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें एका ब्राह्मण और क्षत्रियों के गौरव का नाश करने वाला माना जाता है। तो एका ब्राह्मण की भी उपाधि नहीं की है। इनकी माता गौतमी बलाश्री थी, इसीलिए उन्होंने खुद को गौतमी पुत्र यानी कि गौमी का पुत्र कहा है।
सात वंश के काल में सबसे पहले अजंता की गुफा में नक्काशी शुरू की गई थी। तो अजंता की गुफा में सबसे पहले नक्काशी कहाँ स्टार्ट की गई, तो सातवाहन वंश के काल में। सातवाहन के बाद में है कुषाण साम्राज्य, 78 ईस्वी में ये हुआ था साम्राज्य। कुषाण युझी जनजाति के थे। कौन से युझी? प्रथम शासक कौन था कुषाण वंश का? कुजुल कदफिसेस था। इसके बाद में सातवाहन वंश, इसके बाद में कुषाण वंश में था विम कडिफिसिस। इसका टाइम पीरियड है 95 से लेकर 127 ईस्वी। पहला शासक इंडो ग्रीक जिसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। तो कुषाण वंश का शासक था विम कडिफिसिस। इसने है जो बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। ये पहला ऐसा इंडो ग्रीक शासक था। विम कडिफिसिस है जो एक शिव भक्त था, जैसा कि उसने जारी किए सिक्कों से स्पष्ट होता है। कनिष्क के बारे में है। कनिष्क के गद्दी पर बैठने का वर्ष 78 ईस्वी था। कब था? 78 ईस्वी था। सबसे महान कुषाण राजा माना जाता है किसको? कनिष्क को। और दूसरे अशोक के रूप में इसको जाना जाता है। तो कनिष्क को है जो दूसरा अशोक कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था और बौद्ध धर्म के महायान शाखा का इसने प्रचार किया था। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म के किस शाखा का प्रचार किया? महायान। उसकी राजधानी पेशावर थी। उस समय पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था, पेशावर को पुरुषपुर के नाम से। और कनिष्क ने ही 78 में शक कैलेंडर, जिसको शक संवत कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। कनिष्क के समय के कुछ विद्वान थे। पहले है अश्वघोष। अश्वघोष की बुक का नाम है बुद्ध चरित्र। वसुमित्र है, महाविभास शास्त्र है। चरक है, चरक की चरक संहिता है। नागार्जुन ने इन्होंने 2 अवधारणा दी थी, परम सत्यार्थ सत्य ही परम सत्य है, संवृत सत्य पारंपरिक सत्य के बारे में नागार्जुन। नेक्स्ट है मथारा। मथारा राजनीतिक सलाहकार थे। कणाद। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ के सबसे छोटे कण पर विचार किया। इसे परमाणु नाम दिया गया। वैश्विक दर्शन का प्रस्ताव भी रखा था। किसने? कणाद ने। कणाद कौन थे? दार्शनिक थे। सुश्रुत को सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सुश्रुत संहिता पुस्तक भी लिखी थी। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसका संचालन किया था। और कनिष्क ने प्रसिद्ध रेशम मार्ग की शुरुआत की, उस पर नियंत्रण भी किया था। कनिष्क के चिकित्सक कौन थे? तो चिकित्सक कनिष्क के चरक थे। कुषाण वंश के अन्य शासक वशिष्ठ और हुविष्क भी थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव प्रथम था। गंधार मूर्तिकला थी, ग्रीस, चीन और ईरान से प्रभावित थी। और मूर्तिकला थी तो 2 प्रकार की मूर्तिकला थी, एक थी गांधार मूर्तिकला, दूसरी मथुरा मूर्तिकला। कुषाण वंश के दौरान ही फली फूली तक्षशिला को गंधार कला के लिए जाना जाता था और जिसे ग्रीक बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ग्रीक और रोमन कलाएं भी शामिल थीं। मथुरा संग्रहालय में कुषाण मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रहालय है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आता है कुषाण वंश के बाद में आता है गुप्त राजवंश। तो इसका टाइम पीरियड है 275 से 550 ईस्वी। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। राजधानी गुप्त वंश की कौशाम्बी थी। क्या थी? कौशाम्बी थी। गुप्त वंश 240 से 200 ईस्वी तक शासन किया। प्राचीन भारत में गुप्त काल को गणित, खगोल विज्ञान, मूर्तिकला, चित्रकला के कई उपलब्धियों के कारण भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यह कला वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। महाराज की उपाधि धारण किसने की थी? श्रीगुप्त ने। और फिर इसके बाद में है घटोत्कच के बारे में। तो ये जो घटोत्कच है किसके पुत्र थे? तो श्रीगुप्त के पुत्र थे। पहले श्रीगुप्त, फिर उनके पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड है 319 से 336 ईस्वी। गुप्त काल की शुरुआत भी 319 से ही मानी जाती है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने है कुमारा देवी से विवाह किया। कहीं कहीं पे कुमार देवी भी लिख कर आता है। वह लिच्छवी की राजकुमारी थी। किससे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की? कुमार देवी की। कहाँ की रानी थी? लिच्छवी की थी। उन्होंने महाराजधिराज की उपाधि भी धारण की। संतों के नाम के सिक्के जारी कराए, उन्हें दीनार भी कहा जाता था।
गुप्त काल में भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल व्यवस्था का संचालन करते थे। अजंता चित्रकला गुप्त कला की ही है, बुद्ध के प्रति उनकी संवेदना सूचक था। प्रतिष्ठित अजंता पेंटिंग पद्मपाणी और वज्रपाणी अजंता की दीवारों की महिमा का वर्णन करते हैं। अजंता की पहली गुफा वाकाटक वंश के राजा हरिसेना के संरक्षण में खुदाई के दूसरे चरण में बनाई गई थी। तो अजंता की पहली गुफा है किस वंश के राजा थे जिनके संरक्षण में बनवाई गई थी? वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के संरक्षण में। अजंता की गुफाएं वर्तमान में महाराष्ट्र में हैं जो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। फिर है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में है समुद्रगुप्त। माता का नाम इनकी कुमार देवी थे। ये है जो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और कुमार देवी इनकी माता थी, लिच्छवी राजकुमारी थी। इसीलिए है जो इन्हें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में वीएस स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा है। समुद्र वीणा वादक भी थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से जुड़े शिलालेख वाले इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई 35 फीट है। इलाहाबाद स्तंभ लेखों को प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में इन्हें देव विनय के रूप में माना गया है। पहला गुप्त राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। तो ऐसा पहला गुप्त राजा कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध पराक्रम उपाधि धारण की? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को है जो कविराज के नाम से भी जाना जाता था। समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए सिक्कों पर अपना चित्र खुदवाया, जिससे पता चलता है कि वह सिक्के संगीत के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते थे। गुप्त राजा ने पश्चिमी भारत में एक अभियान का नेतृत्व किया जिन्होंने अंतिम शकों पर विजय प्राप्त की। तो कौन था वो? समुद्रगुप्त था। दरबारी कवि समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने संस्कृत भाषा में इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो हरिसेन ने। संस्कृत भाषा में है। कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद स्तंभ जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेख हैं। फिर इसके बाद में है समुद्रगुप्त के बाद में आता है चंद्रगुप्त सेकेंड। इनका टाइम पीरियड 376 से 413 हो जाता है। पहली पत्नी इनकी कुमार देवी थी और पुत्र इनका कुमार गुप्त था। दूसरी पत्नी इनकी कुबेर नागा थी और पुत्री उससे थी प्रभावती, जिन्होंने वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था। प्रभावती की शादी किससे हुई? वाकाटक राजा थे रुद्रसेन सेकेंड, इनसे हुई थी। शकों को पराजित करने के बाद है जो चंद्रगुप्त सेकेंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने चांदी का सिक्का जारी कराया जिसको कहते हैं रुपया। चंद्रगुप्त सेकंड की राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरी राजधानी है जो उज्जैन थी। नवरत्न रहते थे इनके दरबार में। पुत्री का नाम इनकी प्रभावती थी। शासनकाल में चीनी यात्री है जो चंद्रगुप्त सेकंड के फाइयान आया था। नवरत्न कौन कौन से थे? तो कालिदास थे। कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में भारत का जन्म शकुंतला से हुआ था, इसके बारे में है। कालिदास की तुलना है शेक्सपियर से की गई थी। उन्हें भारत के शेक्सपियर के रूप में संदर्भित किया गया था। कालिदास द्वारा प्रसिद्ध कृतियों में कौन कौन सी हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है, ये संस्कृत साहित्य है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मालविका अग्निमित्रम है। कुतुब मीनार का परिसर महरौली में स्थित लौह स्तंभ मुख्य रूप से उत्कृष्टता गुणवत्ता वाले स्टील के लिए प्रसिद्ध है। फिर कालिदास के बाद में कौन से नवरत्न थे? अमर सिंह थे, संस्कृत कवि थे। बारहमिहिर थे। बारहमिहिर पुस्तकें इनकी हैं पंच सिद्धांतिका, खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। बृहत संहिता है, बृहत जातक है। धन्वंतरी थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे। घटकरप्पा थे, नाटककार। शंकु गणितज्ञ थे। कहन पंका दार्शनिक थे। वरुरुचि व्याकरण थे। वैताल भट्ट दार्शनिक थे। और समकालीन थे विष्णु शर्मा जिनकी पुस्तक है पंचतंत्र। शूद्रक में है जो छोटी मिट्टी की गाड़ी जिसको कहा जाता है मृच्छकटिका। तो शूद्रक की कौन सी है? मृच्छकटिका है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम शीर्षक से संस्कृत भाषा में पुस्तक लिखी। संस्कृत गुप्त वंश की जो दरबारी भाषा थी। 5वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ
आर्यभट्ट का एकमात्र महान कृत्य और केवल ज्ञात सर्वेक्षण कार्य है। आर्यभट्ट ने पाई के मान की गणना की, संख्या शून्य का आविष्कार किया था। इसके बाद में है कुमारगुप्त प्रथम, 415 से 455 ईसा पूर्व तक था। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने कुमारगुप्त प्रथम ने की, जो विशेष रूप से बौद्ध धर्म के सीखने का प्राचीन केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में निर्मित, लेकिन 1202 में ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये 5वीं शताब्दी में बनाया गया, लेकिन इसको नष्ट कब किया गया? तो 1202 में किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट किया गया था। उन्हें है जो शक्रादित्य भी कहा जाता है। कुमार फर्स्ट को समुद्रगुप्त के बाद दूसरा अश्वमेध यज्ञ इन्होंने ही किया। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में प्रसिद्ध गुप्तकाल दशावतार मंदिर, जिससे उत्तर भारत के सबसे पहले पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, इसका भी निर्माण इन्होंने ही कराया था, कुमार फर्स्ट ने। तो दशावतार मंदिर है, किस शैली में बना है? पंचायतन शैली में बना है। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। फिर है स्कंदगुप्त, 455 से लेकर 467। वैष्णव धर्म के उपासक थे। हुड़ों का आक्रमण का प्रतिकार किया, इसीलिए कार्मादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर नोट में है, हुड़ों द्वारा रोम पर आक्रमण करने के बाद रोमन साम्राज्य के बाद भारत का व्यापार है जो समाप्त हो गया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के भी जारी किए थे। ब्रह्मगुप्त ने बीजगणित के संदर्भ में कुट्टुक और कुट्टुक गणिता शब्दों का भी प्रयोग किया था। तो कुट्टुक और कुट्टुक गणिता का शब्द का प्रयोग किसने किया? ब्रह्मगुप्त ने। किसके लिए? तो बीजगणित के लिए किया था। गुप्त प्रशासन इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे राज्य, राष्ट्र, देश, मंडल, पृथ्वी और अवनी। इन प्रांतों में विभाजित किया गया था, जो आगे विषयों में विभाजित थे। एक विषयपति ने विषय का संचालन किया। विषय के एक भाग को विधि कहा जाता था। हलिकारा क्या होता था? गुप्त काल के दौरान प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला हलकर हलिकवारा था। फिर इसके बाद में पुष्यभूति वंश, संस्थापक इसके पुष्यभूति यानी वर्धन, पुष्यभूति या वर्धन कह सकते हैं, इन्होंने की थी। राजधानी पुष्यभूति वंश की थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन 2 पुत्र और 1 पुत्री थी इनकी। हर्षवर्धन और दक्षिण राजवंश के बारे में है। हर्षवर्धन है, इनके पिता प्रभाकर वर्धन थी, माता यशोमती थी, भाई इनके राज्यवर्धन थे, वह हर्षवर्धन से पहले राजा थे। और बहन कौन थी हर्षवर्धन की? तो राजेश्वरी थी। तो आज की क्लास में गुप्त काल पढ़ा है, कुषाण वंश, ये सब वंश पढ़े। और कल की क्लास में है जो हर्षवर्धन से रिलेटेड होगा, वर्धन वंश, और जो राष्ट्रकूट वंश है, चोल है, चालुक्य, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही थी, और वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।